हैं और ये वोटों की लूट ही है। 50,000 साल की भविष्यवाणी कर दे, भविष्यवाणी तो उनके बाबा भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सौम्या मिश्र। इस वक्त हम मौजूद है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पे काशी राम जी की जयंती को लेकर। यहाँ पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं, मगर जो सवाल है वो ये है कि 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष सदा से सवाल उठाता है, जनता सवाल उठाती है, उस पर आखिर हमारे साथ वकील मौजूद हैं बहुत सारे, तो इनसे हम पूछते हैं कि आखिर वकीलों का इन पर क्या राय है। सर, आप बताएं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सवाल आपने मुझसे पुटअप किया है कि ईवीएम के बारे में, तो मैं अपना राजनीतिक आपको अपना विश्लेषण बताऊं या लीगल आपको विश्लेषण बताऊं? अगर आप मुझसे देखिए, अगर आप मुझसे राजनीतिक विश्लेषण पूछना चाहते हैं तो आज जब हम राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर यहाँ खड़े हैं तो साहब काशीराम जी की जयंती का जो आयोजन है वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और शायद आपको ये बात ना पता हो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ईवीएम के खिलाफ अगर सबसे पहले कोई याचिका दायर की गई थी तो वो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा याचिका दायर की गई थी। और ये भी फैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने जब सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ याचिका दायर की थी तो सभी विपक्षी दल वो मजाक उड़ा रहे थे। बहुजन समाज पार्टी का वो मजाक उड़ा रहे थे, बहन कुमारी मायावती का वो मजाक उड़ा रहे थे, और उनका कहना यह था कि इनका खुद के लोग इनके साथ नहीं है और ये जो दोष है ईवीएम को दे रहे हैं। परंतु मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाया आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आप आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो जब ईवीएम की आवाज़ बहुजन समाज पार्टी उठाती थी तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे, परंतु आज हर विपक्ष में बैठने वाला ईवीएम की जो आवाज़ है वो टुकड़े टुकड़ों में उठा रहा है। और ये जब आवाज़ टुकड़े टुकड़े में जब तक उठेगी ये ईवीएम को हम नहीं हटा सकते, क्योंकि इस प्रकार का जो भी आंदोलन या ये सिंबॉलिक नोटंकी जो है ये जो राजनीतिक दल कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी साख बची रहे। ये नौटंकी कर रहे हैं, बिल्कुल ये नौटंकी ही कर रहे हैं। मैडम, नौटंकी मैंने शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि जब बहुजन समाज पार्टी ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी तो आप उस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। दूसरी बात, पहले ए दल लड़ेगा, फिर बी दल लड़ेगा, फिर सी दल लड़ेगा, फिर डी दल लड़ेगा। अगर आपको ईवीएम से इतनी ही प्रॉब्लम है तो सभी दलों को एक साथ आकर कोई कंक्लूसिव एक रेवोल्यूशन करना होगा, कंक्लूसिव कोई आंदोलन करना होगा। अब जब मैंने कहा नौटंकी, नौटंकी क्यों है मैडम? कुछ 4 लोग दिल्ली में खड़े हो जाएंगे, 4 महाराष्ट्र में खड़े हो जाएंगे, 4 जिस स्टेट में जिसकी सरकार गिरती रहेगी वो ईवीएम के खिलाफ बोलेगा। परंतु ये नई बात नहीं है कि भारत के अंदर वोटों की लूट होती है। वोटों की लूट कैसे? ईवीएम के माध्यम से। अच्छा, वोटों की लूट ईवीएम के माध्यम से। और वोटों की लूट मैंने इसलिए शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि पहले बूथ कैप्चरिंग जो होती थी उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो ईवीएम है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ईवीएम बदल के सत्ता बदल दी जाएगी तो जो गरीब हैं, जो गुरबे हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके पास सत्ता पहले भी इतनी आसान नहीं थी, आज भी इतनी आसान नहीं है। और जब वोटों की लूट की हम बात करते हैं तो ये वोटों की लूट ही है कि जब आप लोगों को डरा धमका के वोट कास्ट नहीं करने देते, ये वोटों की लूट ही है, ये वोटों की लूट ही है। जब आप गिने हुए जो प्रतिनिधित्व हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनको खरीद लेते हैं, ये वोटों की लूट ही है। जब संविधान की 9वीं अनुसूची के अंदर 8वीं अनुसूची में दल बदल का जो कानून लाया गया उसके बाद भी उस कानून को निष्प्रभावी करने के लिए आप जो है राजनीतिक संशोधन करते हैं। और ये वोटों की लूट ही है कि मेरा अमुक पार्टी में अगर वो नहीं है, विश्वास नहीं है और मैंने वोट नहीं डाली तो मुझे उसके जो लोग हैं वो आज भारत के अंदर क्या स्थिति है, अगर मैं खुल के मुखाफलत कर दूं बीजेपी की तो उन्हें लगता है कि मैं देश की मुखाफलत कर रहा हूं, जो कि सही नहीं है। और वोटों की लूट का शब्द मैंने इस वजह से भी इस्तेमाल किया है कि आज भी पिछड़े हुए इलाकों में जहां संसाधन नहीं है, जहां सोच नहीं है और कहीं ना कहीं तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए। हट जाती है तो फिर भी तो वो वोटों की लूट हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल मैंने तो ये बात आपको बोला ही है। मैंने क्या कहा कि आज जो ईवीएम का वर्तमान रूप है वो ईवीएम है जिसका
पिछला जो रूप है वो जो है बूथ कैप्चरिंग था। देखिए उसका सॉल्यूशन क्या है, मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत चुनाव आयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये केवल ये बात नहीं है कि सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों का ही वोट बैंक लूटा जा रहा है। जो भी गरीब है, और गरीब की कोई परिभाषा नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, माइनॉरिटीज और शेड्यूल ट्राइब, कोई भी गरीब हो सकता है। जहां तक लोकतंत्र को बचाने का सवाल है तो आपकी एक वोट भी वो मायने रखती है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की वोट है। तो जब आप बूथ कैप्चरिंग का सवाल मुझसे करते हो तो मैं ये कहता हूं कि चाहे ईवीएम हो या बूथ कैप्चरिंग हो, आपको लोकतंत्र को बचाने के लिए वन वोट वन मैन वन वैल्यू के सिद्धांत को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो फिर लगता है भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बना लेगी। देखिए मैं इस बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता हूं और मैं ये मानता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में नहीं आएगी। 50 सालों तक हम हट नहीं पाए। वो चाहे 50,000 साल की भविष्यवाणी कर दे, भविष्यवाणी तो उनके बाबा भी कर रहे हैं। अगर वो भविष्यवाणी कर दे तो वो श्राप देके अगर वो कल ये कहेंगे कि हम 50 साल तक नहीं आने देंगे, तो भारत लोकतंत्र का वो जीता जागता सबूत है। जब दुनिया के अधिकतर लोकतंत्र फेल हो चुके हैं तो भारत के अंदर वोट के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाते हुए हमने जो है हमने बदलाव किया है। चाहे वो बदलाव 1984 में हो, चाहे उसके बाद हो, तो हम आश्वस्त हैं कि वो चाहे कुछ भी कहे परंतु लोकतंत्र के अंदर हमारी आवाज़ सुनी जाएगी। लोकतंत्र मजबूत नहीं है कि मोदी जी कह रहे हैं सबसे लोकतंत्र मजबूत अगर लोग मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत है, तो लोकतंत्र के अंदर आज मुस्लिमों की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की और महिलाओं की आवाज़ जो दबाई जा रही है। और मजबूत लोकतंत्र का मतलब हाईजैक्ड लोकतंत्र नहीं है। हाईजैक्ड लोकतंत्र का मतलब ये है कि आपके अगर वोट नहीं डाली जाएगी तो आप खरीद लेंगे। और मजबूत लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि पैसे के बल पे खरीदे हुए विधायक और सांसद अगर सरकार बना रहे हैं तो इसे मजबूत लोकतंत्र नहीं कहते। मजबूत लोकतंत्र के अंदर अगर माइनॉरिटीज की जो आवाज़ है उस आवाज़ को दबाया जाए तो मजबूत लोकतंत्र की संज्ञा में नहीं आता। आज लोकतंत्र हाईजैक्ड है आप कह रहे हैं? बिल्कुल हाईजैक्ड है। एक विशेष विचारधारा मेरे भाई साहब इस बारे में जो है प्रकाश डालेंगे। मैडम, जिस दिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बदलाव हुआ और बहन मायावती जी इस प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तो इसको भारतीय लोकतंत्र के जो है उन्मुख होते हुए ऐसा कहा गया कि ये लोकतंत्र का कमाल है, लोकतंत्र का जादू है। तो उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी न केवल एक बार बल्कि दोबारा, तीसरी बार और वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल गरीब तबके से आती थी, एक ऐसी लड़की जो भारत में उस समाज से निकल करके आई जिसको सदियों तक पिछड़ेपन और दलितपन का सामना करना पड़ा। महिला होते हुए, अनुसूचित जाति की बेटी होते हुए उन्होंने ये कारनामा किया। तो इट हैपेंस ओनली ड्यू द रीजन ऑफ लोकतंत्र। जब लोकतंत्र प्रभावी होता है तो पिछड़े समाजों से, अकलियतों से निकल करके लोग सत्ता के सोपानों तक पहुंचते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र हाईजैक होता है तो तब क्या होता है कि एक सुपर सीजर वर्ग जो होता है वो सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए वो धनाढ्य लोगों को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाता है और गरीब और मजदूरों में से नेतृत्व निकलना बंद हो जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी आज भी अनवरत कमजोर वर्गों से लोकतंत्र की हिमायत करने वाले लोगों को निकालने का काम कर रही है। कमजोर लोग, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, पिछड़े वर्गों के हों या अल्पसंख्यक वर्गों से आते हों, उन लोगों में से नेतृत्व निकालने का यदि कोई काम करता है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी करती है। बहुजन समाज पार्टी से बहन मायावती जी, साहब कांसीराम और उनके अलावा आज आप देख रहे हो हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारा जो भारत का मूल कानून है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, सबसे शानदार संविधान है। जब तक वो जिंदा है भारत का लोकतंत्र कुछ लोगों के आतताइयों के काबिज होने से कमजोर तो हो सकता है परंतु उसे खत्म नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। ये थी यहाँ पे मौजूद वकीलों की राय ईवीएम को लेकर कि ईवीएम पे किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये इन वकीलों की राय थी जो हमने आपको सुनाई। ऐसी और राय, ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।